हेलो एवरीवन। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज कैविटी इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इट्स ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। In the previous discussion, we already discussed about the complete property of conducting and solid non-conducting spheres. All the parameters like electric potential, electric field and self energy of solid non-conducting sphere, which we are already discussed in the previous discussion. Okay. So in the current session, we will discussing the topic cavity inside the solid non-conducting sphere. Let's suppose we have a solid non-conducting sphere. Let's suppose we have a solid non-conducting sphere in which positive q charge uniformly distributed and the radius of sphere is simply 4r. Radius of sphere simply 4r, and the cavity is at a distance of 2r. The center of cavity is at a distance of 2r from the center of the solid non-conducting sphere. दोस्तों, हमने कैविटी को ऐसे कट किया है कि कैविटी का जो सेंटर है और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर है वो 2r डिस्टेंस पे है एंड बेसिकली r इज़ द रेडियस ऑफ कैविटी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कैविटी मैंने कट की है, जो मैंने रेड पेन से आपको बताया है, जो कैविटी मैंने कट की है ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मीन्स ये इसके सेंटर पे कट नहीं की मैंने, ठीक है ना। ये सेंटर पे कट नहीं किया, ये मैंने किसी 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से मैंने कट किया है। तो दोस्तों, जब मैंने ये कैविटी मैंने यहाँ से कट की, अब हुआ क्या, इसके मैं 3 केस आपको बताऊँगा और तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला केस क्या है मेरा, फर्स्ट केस, we have to calculate the value of electric field intensity at a point 8r distance, at a point a distance of 8r from the center of sphere, from the center of a solid नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो मैं 8r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको। मान लो ये मेरे पास कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था और ये मैंने एक कैविटी कट कर रखी है ऐसे, और इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस है 2r। अब यहाँ से from the center of the solid non-conducting sphere at a distance of 8r एक पॉइंट एज्यूम किया है मैंने, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब बात आती है सबसे मेन, अब ये जो कैविटी है ये तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ना, ये तो एम्प्टी स्पेस है। अब हुआ क्या, अब अगर इस पूरे पे चार्ज जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिफॉर्मली, इसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का रेट है लैम्डा कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इंटायर द वॉल्यूम रीजन ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो ये जो रो डेंसिटी है ये मैंने आपको बता दी है। अब ये तो बिल्कुल एम्प्टी है ना, रो तो पूरे में थी। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट यूज़ होता है सेंटर ऑफ मास में, कि अगर मैं किसी कैविटी को कट कर लेता हूँ तो मान लो इस पे अगर प्लस रो है ना,
और यहाँ पे 0 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कैविटी में इमेजिन कर लिया प्लस रो और माइनस रो को, क्योंकि अगर मैं नेट निकालूंगा तो 0 है ना। और अगर मैंने प्लस को मैं अगर लेके चलता हूँ, इफ़ वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव, तो ये पूरा एक स्फीयर काउंट हो जाएगा और माइनस को लेके ये छोटा स्फीयर काउंट हो जाएगा। इस बड़े की वैल्यू निकाल दूंगा पी पॉइंट पे और उसमें से फिर इस छोटे वाले की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका इफेक्ट आ जाएगा पी पॉइंट पे। क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लस सिग्मा से तो इसको बता दिया पूरे कंप्लीट को, इस मैंने पूरे को प्लस सिग्मा ले लिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं अलग डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, अगर ये मेरा थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लो मेरा बड़े वाला गोला है जिसका रेडियस कितना है 4r, इस पे कितना है सिग्मा प्लस सिग्मा, ओके। और एक जो छोटा है, एक इसको मैंने अलग निकाल दिया कैविटी को, इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस तो r है, इस पे कितना है, इस पे माइनस सिग्मा है। अब ध्यान से देखिएगा, पी पॉइंट की डिस्टेंस इस कैविटी से कितनी है, कैविटी से तो 6r है, क्योंकि 8r थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये यहाँ से 2r डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ से कितनी बच जाएगी 6r। अब एक बात बताओ आप इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट के लिए ये कंप्लीट जो स्फीयर है, ये जो डिस्टेंस है 8r, यहाँ से बताना चाहूँगा मैं आपको। अब इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर क्या है, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, एंड वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द आउटसाइड रीजन। क्या लिखूँ यहाँ पे, के क्यू बाय कितनी डिस्टेंस है 8r, तो ये 8r का स्क्वायर आ जाएगा, के क्यू बाय 8r स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊँ वैल्यू, तो बताओ के क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इस वाले के लिए क्यू की वैल्यू लिखूँगा मैं रो इंटू वी। तो बताओ दोस्तों, E इक्वल टू के रो वी किसका, इस पूरे वॉल्यूम का, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है दोस्तों 4r क्यूब डिवाइड बाई 8r स्क्वायर। आया ना समझ में आपको, ओके। इसको सिंपली बस कैलकुलेट करना है। और इधर बताओ, अब इसके लिए क्या लिखूं, इसके लिए भी ये भी आउटसाइड पॉइंट है, दोनों के दोनों रीजन के लिए ये पॉइंट आउटसाइड रीजन में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू में किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, के। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अंदर की तरफ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और ये बाहर की तरफ होगा, ओके। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखूँ, के इंटू रो यानी कि माइनस रो है तो इसको नेगेटिव ले लिया मैंने, ओके। और वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय दोस्तों कितना आ जाएगा, बोलो कितनी डिस्टेंस है 6r स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे मैथमेटिकली एंड सिंपली। अब बताओ, ये तो गया, इसकी वजह से तो है राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी वजह से है लेफ्ट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूँ मैं लिखूँगा दोस्तों, इधर देखना ध्यान से, ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा ई राइट माइनस ऑफ ई लेफ्ट, ये आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बताओ ई नेट किसके इक्वल आ गया, ई नेट आ जाएगा। बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू बनेगी, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 64। चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 4/3 पाई 64r क्यूब डिवाइड बाई 64r स्क्वायर। 64 ने 64 को मार दिया, r स्क्वायर ने इस r को मार दिया, और माइनस में क्या लिखूँ, के रो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 36 इंटू r स्क्वायर, और r स्क्वायर ने इस r को मार दिया। तो जो इसमें से कॉमन निकलेगा वो निकालूंगा मैं, रो r, बोलो दोस्तों। और ये अगर के की वैल्यू भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ठीक है ना। के की वैल्यू मैं क्या लिखूँ यहाँ पे मैं इस के की जगह पे क्या लगा दूँगा, मैं लगा दूँगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसकी जगह पे भी कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं 4 पाई को 4 पाई से यहाँ पे कट कर सकता हूँ। तो किसके इक्वल वैल्यू आ गई दोस्तों मेरी, ऊपर बच गया आर रो आर, ऊपर और क्या बच गया बस डिवाइड बाई में 3 एप्सिलॉन नोट। ओके, माइनस ऑफ इधर क्या बच गया रो आर, ये 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, यह आ जाएगा 18 यानी कि 108 एप्सिलॉन नोट। बोलो दोस्तों, इधर देखो ये बच गया, जो भी कट करना था मैंने कट कर दिया। इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा दोस्तों मेरा ये। इसको चाहो तो आप फर्दर सोल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। तो इसकी वैल्यू बनेगी लगभग 35 रो आर डिवाइड बाई 108 एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, किधर आएगी, लेफ्ट राइट, ये राइट में आ जाएगी। ओके, ये था मेरा फर्स्ट केस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने निकाली है एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड, और 6 आर डिस्टेंस हो जाएगी छोटे वाले से। ओके, सेकंड पॉइंट देखो ध्यान से दोस्तों। सेकंड केस के लिए मैंने क्या बताया आपको, सेकंड वाले केस के लिए अब की बार ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था मेरे पास, ठीक है, अब की बार अगर ये सेंटर था और ये मैंने वो कैविटी ली रखी, छोटी सी कैविटी, इस पे प्लस रो है तो इस पे माइनस रो था। अब यहाँ से 2r के डिस्टेंस पे निकाल दिया मैंने इधर, तो यहाँ से भी कितनी है, ये भी 2r डिस्टेंस पे है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो अब बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर है और छोटे वाले से बाहर है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग बना के दिखाऊँ आपको, अगर ये मेरा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके इस वाले सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 2r पे, ये P पॉइंट है। ओके, और जो छोटी सी कैविटी मैंने लेके रखा हुआ है, इसके सेंटर से कितनी दूरी पे आ गया पॉइंट, ये इस वाले से आ गया 4r पे। अगर इस पे माइनस रो है और इस पे अगर प्लस रो है तो बताओ, अब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQR डिवाइड बाय R³। ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो और अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है रो R/3 एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू बनती है दोस्तों इनसाइड रीजन में। ये मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस डिस्कशन में बहुत अच्छे तरीके से। तो बड़े वाले का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो इसकी वैल्यू आएगी रो R कितना है, R तो सर 2r है, डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नोट। इट इज़ द वैल्यू। और किधर आएगा, मान लो ये मान लो इधर आ गया, लेफ़्ट रीजन में आ गया, ठीक है। तो मुझे लेफ़्ट वाले को प्लस लेके चलना पड़ेगा। इसकी वजह से किधर आएगा सर, इसकी वजह से इधर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले से अब ये वाला पॉइंट इस वाले से तो आउटसाइड रीजन में बिलोंग करता है ना, तो आउटसाइड के लिए बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, दैट इज इक्वल टू रो क्यू कितना आ गया, के रो वी कितना दोस्तों 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई 4r होल स्क्वायर। यह आ जाएगी राइट के लिए, अगर फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ई किसके इक्वल आ गया, के की वैल्यू मैंने पुट कर दी, रो 4/3 पाई r³ 16r डिवाइड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, इस 4 ने इस 4 को मार दिया, r² ने r को मार दिया। तो मेरी ई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, रो r डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नोट, रो r बाई 12। एक मिनट रुको, देखना एक बार कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने इसमें। 4 ने 4 को काट दिया और ये 4/3 पाई r³ है, ठीक है, सही है। तो इसको जब सोल्व करोगे आप
तो दोस्तों, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा, दिस माइनस ऑफ दिस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। ओके, अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो और इसको नोट करो दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे थर्ड केस, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल। अब हुआ क्या, ये सेंटर है बड़े वाले का, ये सेंटर है कैविटी का। अब की बार जो पॉइंट है वो मैंने ऐसे ले लिया, वो दोनों के इनसाइड में लाई करता है, आउटसाइड वाले के भी और इस कैविटी के भी इनसाइड में लाई करता है। अब मान लिया यहाँ वाले से इसकी डिस्टेंस है r1 और कैविटी के सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r2। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर इसमें से मैं अलग निकाल के बताऊँ आपको, अगर ये मान लो प्लस रो है और ये मान लो अगर माइनस रो है, तो अगर मैं बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहा हूँ आपसे, तो बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से ये r1 डिस्टेंस पे है, बेसिकली ये r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है अगर ये प्लस रो को लेके निकाल रहे हैं तो आपको पता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसकी वजह से इनसाइड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल आती है, बोलो दोस्तों, वो आती है रो। अब डिस्टेंस कितनी है सर, r1 डिवाइड बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस बड़े वाले की वजह से। अगर छोटे वाले की वजह से बात करता हूँ, अगर ये वो कैविटी है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा बना के भी दिखाया मैंने, थोड़ा आपको फील आ जाए इसमें। इससे मान लो r2 है, तो इस वाले की वजह से अगर इसके पास माइनस रो चार्ज डेंसिटी है तो उसकी वजह से E2 किसके इक्वल आएगा, E2 आएगा माइनस रो r2 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ये आ जाएगा। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, ध्यान से देखना, तो ई नेट किसके इक्वल आएगा, ई नेट बनेगा दोस्तों E1 प्लस E2। अब E1 क्या है, रो r1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस रो r2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट सिंपली इक्वल टू ई नेट। ओके, तो ई नेट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टेकिंग आउटसाइड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको वेक्टर की सेंस में बताऊं, अगर ये सेंटर है बड़े वाले स्फीयर का और यहाँ से ये डिस्टेंस है r1, ओके, और ये मान लो छोटे वाले जो कैविटी है उसका सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस सपोज r2 है और ये इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ गई ऐसे, इसको मैंने बोल दिया L वेक्टर। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ r1 वेक्टर इक्वल टू L वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करोगे तो मेरा L वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा L वेक्टर आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। सिंपली दोस्तों मैं इस वाले फैक्टर को इससे रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू, तो बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं लिखूँगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली रिटर्न एज रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा L वेक्टर। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो इनसाइड में जो पॉइंट था ना, कैविटी के भी इनसाइड में है एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के भी इनसाइड में है। इनसाइड वाले पॉइंट पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड करती है। हेयर L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग, कौन सा वेक्टर दोस्तों, विच इज लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर्स, किन के सेंटर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टू कैविटी, इन दोनों के सेंटर के अलोंग जो लाइन ज्वाइनिंग आएगी उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड करता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये r1 और r2 जो डिस्टेंस थी सेंटर से लेके उन पे डिपेंड नहीं करता। हम ये बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इनसाइड रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑन r1 एंड r2 बट इट इज डिपेंड ऑन द, बोलो दोस्तों किस पे डिपेंड करता है
ये वैल्यू कांस्टेंट आई है और ये स्फीयर के सेंटर टू कैविटी के सेंटर की जो डिस्टेंस है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। ओके, अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इसको अच्छे से लिखो आप। ओके दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट डिस्कशन लेके आ रहा हूँ टनल प्रॉब्लम इन द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अपना साथ ऐसे ही बना के रखना दोस्तों। थैंक यू सो मच।